बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 13 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है जी लैन डिज़ाइन डिस्टेंस लिमिटेशन। अच्छा, लैन आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। अब लैन जो है वो एक ही सेम बिल्डिंग के अंदर जब हम पूरा नेटवर्क बिछाते हैं तो उसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें भी ये बात बताई थी कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो एक ही सेम बिल्डिंग के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आपकी मान लो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने अपना पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ है, जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कह रहे हो, अगर वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है या उस बिल्डिंग की मल्टीपल मंजिल्स हैं, ठीक है, फ्लोर्स मल्टीपल हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आएंगी। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं वही हमने बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। अब यहाँ पे वो सबसे पहले आपको ये समझाना चाह रहा है, कहता द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ अ लैन इज़ फिक्स्ड। कहता जब हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क बिछाते हैं ना अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो उस लैन लोकल एरिया नेटवर्क को बिछाने के लिए हम जो केबल की लेंथ यूज़ करते हैं ना वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी वो ज़्यादा लॉन्ग केबल नहीं होती। वो ज़्यादा लॉन्ग केबल क्यों नहीं होती, वो कहता है उसकी वजह ये होती है बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट्स वीकर एज इट ट्रेवल्स। अब वो कह रहा है कि जब हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो केबल का इस्तेमाल करते हैं अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस केबल की जो लेंथ है ना वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने की वजह ये होती है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस वाली केबल का इस्तेमाल करेंगे या लॉन्ग केबल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिग्नल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ये सेम वैसे ही है कि मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक बात कहनी है, अगर वो पर्सन हमारे करीब होगा तो क्या होगा, आवाज़ क्लियरली दूसरे पर्सन तक जाएगी। लेकिन अगर दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाए तो क्या होगा, जो पर्सन नंबर 1 है जब वो आवाज़ देगा तो उसकी आवाज़ दूसरे पर्सन के दूर होने की वजह से जब दूर तक ट्रैवल करेगी तो आपकी वॉइस आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते हुए क्या हो जाएगी, स्लो होती जाएगी। और जो दूसरा पर्सन जो आपकी आवाज़ सुन रहा है उसको क्लियरली आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि आपने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आवाज़ दी है। अगर वही डिस्टेंस थोड़ा हो जाता, शॉर्ट हो जाता, तो आपकी जो आवाज़ है वो क्लियरली दूसरे पर्सन तक पहुंच जानी थी। यही सेम चीज़ आपके लोकल एरिया नेटवर्क केबल में भी होती है कि केबल का साइज़ जितना थोड़ा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रोंगली आपका डाटा या आपके सिग्नल जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे केबल के ऊपर। और आपकी केबल की लेंथ जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा आपके सिग्नल दूर जाते जाते क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा वीक होंगे उतना आपको ठीक डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा या उतना ठीक डाटा आपको रिसीव नहीं होगा। बात आपको क्लियर हुई कि लैन के अंदर जो है डेस्टिनेशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं। ओके जी, आगे उसके बाद वो ये अगली बात ये बता रहा है, पहले तो उसने केबल लेंथ बताई है ना कि केबल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है सिग्नल जो है वो वीक होते जाएंगे। जितनी केबल की लेंथ थोड़ी होगी उतने केबल के जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसी दूसरी जो उसने बात की है वो ये की है, कहता है जितना केबल का साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होने में डिले आएगा। और जितना केबल का साइज़ थोड़ा होगा उतना जो है जल्दी फास्टली डाटा जो है ट्रांसफ़र होगा। ये सेम उसी एग्जांपल को हम देखें। अगर एक पर्सन नंबर 1 है, उसने पर्सन नंबर 2 को कोई बात कहनी है, तो पर्सन नंबर 2 और पर्सन नंबर 1 में अगर फासला थोड़ा होगा तो जल्दी बात कन्वे होगी। लेकिन अगर मान लो जो सेकंड पर्सन जिसको बात आपने कन्वे करनी है, अगर उसका डिस्टेंस आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी दूर चला गया, तो आप ज़ाहिर बात है बात जब आप बोलोगे तो थोड़ी देर बाद अगले बंदे को सुनाई देगी, क्योंकि जनाब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आप जब बात बोलते हो ना तो वो क्विकली अगले बंदे तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है, क्योंकि ट्रांसमिट भी तो होनी है ना इतनी दूर तक आपकी बात, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ये दो लिमिटेशंस होती हैं जब आपकी सेम नेटवर्क, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताई दो पर्सन की, ऐसे ही लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है या उसके फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जब आप केबल की लेंथ बढ़ाओगे तो उसमें दो आपको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। दो नुकसान होंगे। पहला ये होगा कि आपका जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है केबल के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दूसरा ये नुकसान होगा कि जनाब जितना केबल का साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा जो है डिले आएगा आपके डाटा को ट्रांसफ़र होने में। और याद रखिएगा कि अगर आपके डाटा में डिले ज़्यादा हो तो आपकी जो डिफरेंट तरह की मैकेनिज़म्स होती हैं, मैकेनिज़्म
कौन से? जो आपके नेटवर्क के अंदर ये चेक करते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, क्या वो एरर फ्री है। तो ये जो मैकेनिज़म्स हैं, ये मैकेनिज़्म बड़ा फास्टली वर्क करते हैं। और अगर आपका डाटा डिले हो के सेंड हो रहा है, बार बार डिले कर रहा है, तो इसमें आपके ये जो मैकेनिज़्म है ये ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंट तरह की लिमिटेशंस मैंने आपको समझा दी हैं। अब इन लिमिटेशंस को ख़त्म कैसे करना है, ये तो हमें समझ आ गई कि ठीक है जी, लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है उसके अंदर केबल का साइज़ अगर बढ़ जाएगा तो हमें कौन कौन सी लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये बताता है कि जनाब हम यहाँ पर ये जस्ट कंसेप्ट है जो आपको समझाया जा रहा है, अब हम इसका आगे सोल्यूशन देखेंगे जो आपको पेपर में सर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम अपने लोकल एरिया जो नेटवर्क है उसमें अपने सिग्नल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और कैसे कम से कम डिले लेके आएँ, अगर हत्ता कि हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी भी हो या फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों इसका तरीका है, इसका सोल्यूशन है एक्सटेंड लेयर्स, कि यानी आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड किसे कहते हैं? एक्सटेंड कहते हैं किसी चीज़ को, नेटवर्क को बढ़ा लेना, बड़ा कर देना, उसको इजाफी कर देना। जैसे इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, आपकी अगर ब्रांच, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, अगर उसकी ब्रांच एक सिटी के अंदर है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को अगर आपकी प्रोडक्ट पसंद है तो उनको वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए उस एक ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अब जब वो उस एक ब्रांच पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रश ज़्यादा हो जाएगा, आपको जो है ना वो ज़्यादा क्विकली फास्ट काम करना पड़ेगा, वरना जो है वहाँ पे बहुत क्लैश भी हो सकता है उस एक ब्रांच के अंदर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम उस ब्रांच को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड का मतलब ये, अब एक्सटेंड दो तरह से हो सकता है, या तो हम उसी ब्रांच को बड़ा कर दें और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा कर दें ताकि वो क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर सकें। एक तो ये एक्सटेंड करने का तरीका है। या दूसरा तरीका जनाब ये है कि आप अपनी ब्रांचेज़ की तादाद ज़्यादा कर लो। तो ये दोनों तरीके वैलिड है। तो यही सेम चीज़ हम अब यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारी, मान लो अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, अगर हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है या उसके फ्लोर ज़्यादा हैं तो हम उसी एक सेम बिल्डिंग के अंदर अपने नेटवर्क को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर बिल्डिंग ही दो हैं, मतलब बिल्डिंग एक नहीं है बल्कि दो बिल्डिंग हैं या तीन बिल्डिंग्स हैं, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उसमें एक्सटेंड करने में भी फ़र्क है। और जनाब अगर सेम बिल्डिंग है उसका साइज़ सिर्फ ज़्यादा तो उसमें एक्सटेंड करने में भी फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पर उसने तीन सोल्यूशन में दी हैं। कहता है अगर आपने अपने लैंड लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, उसमें एक्सटेंशन लेके आनी है, उसको बढ़ाना है, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन। अब आप ये साथ नोट कर लो क्योंकि पेपर में सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है। तो आपने बताना पहला तरीका है फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन, दूसरा तरीका है रिपीटर्स और तीसरा तरीका है ब्रिजेस। तीसरा तरीका क्या है, ब्रिजेस। अब दोस्तों जो आपका पहला तरीका ना फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन, ये यूज़ होता है अगर आपका नेटवर्क एक सेम बिल्डिंग के अंदर है, यानी बिल्डिंग का साइज़, बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा है, यानी उसका फासला, बिल्डिंग बहुत बड़ी है या उसके फ्लोर ज़्यादा हैं, तो फिर हम इस पहले तरीके फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कि अगर सेम बिल्डिंग एक ही है और उसका साइज़ ज़्यादा या फ्लोर ज़्यादा, तो फिर हम रिपीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन रिपीटर में और फाइबर ऑप्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बता दूँ। इसका मतलब आपको समझ आ गई कि अगर बिल्डिंग एक हो तो फिर हम या तो फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम रिपीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग जनाब एक से ज़्यादा हो, मतलब दो बिल्डिंग हैं, तीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए फिर हम ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो है याद रखनी है कि जो पहला तरीका है ऑप्टिक फाइबर वाला वो सेम बिल्डिंग में यूज़ होगा, दूसरा जो तरीका है आपका रिपीटर वाला वो भी सेम मोस्टली बिल्डिंग में यूज़ होगा, और जो तीसरा तरीका है ब्रिजेस वाला ये तब मोस्टली यूज़ होता है जब आपकी बिल्डिंग जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं। क्लियर हुई आपको बात? अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ समझते हैं जनाब। सबसे पहली चीज़ जो फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन, कि जब आप फाइबर ऑप्टिक के थ्रू अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करोगे तो उसमें क्या सीन होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सर पूछ सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन और रिपीटर दोनों में क्या फ़र्क है। तो आपने बताना है कि फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन का हम इस्तेमाल करके अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड तब करते हैं जब हमारा जो डाटा है वो डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र हो रहा हो। क्या हो रहा हो, डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हो, डिजिटल डाटा हो। ठीक है, लेकिन हम रिपीटर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया हो। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल हम तब करते हैं या अपने लोकल एरिया नेटवर्क को फाइबर ऑप्टिक के थ्रू एक्सटेंड तब करते हैं जब हमारा डाटा क्या हो, डिजिटल डाटा हो, और उसको हमने पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट करना हो और फिर ट्रांसमिट करना हो। लेकिन जनाब जब आप कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हो अपनी कम्युनिकेशन के लिए,
तो मतलब अगर आपने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया हुआ है कम्युनिकेट डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो फिर हम वहाँ पर अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के। तो ये आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि बताओ लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के तरीके बताओ, उनके नाम बताओ, उनकी वजाहत करो। तो आपने फिर क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो फिर आपने ये तीनों तरीके लिखने हैं, फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन, रिपीटर एक्सटेंशन एंड ब्रिजेस एक्सटेंशन। अगर सर जो शॉर्ट में पूछे तो फिर सर किसी एक ही एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। यहाँ पूछेंगे फाइबर ऑप्टिक के बारे में बयान करो, यहाँ पूछेंगे रिपीटर के बारे में बयान करो, यहाँ पूछेंगे फिर ब्रिजेस के बारे में बयान करो। तो अगर शॉर्ट में आइए क्वेश्चन तो फिर अलग अलग सर पूछेंगे, और अगर ये लॉन्ग में आए तो फिर सर आपको एक ही सेम लैंग्वेज में पूछेंगे कि जनाब आप अपना लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के तरीके बताओ या एक्सटेंशन के तरीके बताओ। तो पहले हम फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन को समझ लेते हैं। अब फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन में क्या होता है, क्या द फाइबर मॉडेम converts digital data into pulses of light then transmit over the optical fiber. It also receive light and converts into digital data. अब इसमें क्या बोल रहा है, वो कहता है जब आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करते हो यूजिंग फाइबर ऑप्टिक, तो फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है कि आपका जो डाटा है ना वो डिजिटल डाटा होता है, ठीक है। उस डिजिटल डाटा को फाइबर ऑप्टिक मॉडेम जो है क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पल्सेस ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। जब वो आपके डिजिटल डाटा को पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस पल्सेस ऑफ लाइट को ट्रांसमिट करता है किसके ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर ट्रांसमिट करता है, मतलब उसे ट्रांसफ़र करता है। जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जब आपका डाटा जो पल्सेस ऑफ लाइट जो हैं जब वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, तो जब हम उसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद अगेन हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डिजिटल डाटा के अंदर। क्योंकि जनाब हमने सिर्फ अपने डाटा को फाइबर ऑप्टिक पे ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ डिजिटल डाटा को कन्वर्ट किया था पल्सेस ऑफ लाइट के अंदर, लेकिन जब हम उस डाटा को रिसीव करते हैं ना, तो फिर हम अगेन जो है पल्सेस ऑफ लाइट को कन्वर्ट करते हैं अगेन दोबारा से डिजिटल डाटा में, और फिर डन उसको यूटिलाइज़ करते हैं। समझ आ गई? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन के पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। आगे कहता है दिस मैकेनिज्म विल सक्सेसफुली एक्सटेंड द ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस सीवरल किलोमीटर्स। कहता है इस मैकेनिज्म के थ्रू हम कई किलोमीटर्स तक अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, बिकॉज डिलेज ऑन ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो। कहता है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना, इसमें हमारा डाटा ट्रांसफ़र होने का जो डिले है ना वो बहुत थोड़ा होता है, और इसमें जो बैंडविड्थ होती है बहुत ही हाई होती है। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज भी सारे आपको पूछ सकते हैं कि बताओ फाइबर ऑप्टिक केबल में डिले ज़्यादा होता है या थोड़ा होता है, तो आपने कहना डिले थोड़ा होता है। और अगर वो पूछें बैंडविड्थ ज़्यादा होती है कि थोड़ी होती है, तो आपने कहना ज़्यादा होती है बैंडविड्थ। इसके अलावा सर आपको एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ फाइबर ऑप्टिक के अंदर, मतलब ये जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन का, इसमें देखो डिफरेंट एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, तो आपने इसको जो है शॉर्ट के लिहाज से भी याद करना है। अगर सर आपको पूछे फाइबर ऑप्टिक का एक्सटेंशन बयान करो, तो फिर आपने ये 4 लाइन जो है शॉर्ट में लिख देनी है, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज में पूछें तो ये डिफरेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से भी बन रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो है वो डिजिटल डाटा को पहले पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जब रिसीव करते हैं तो फिर पल्सेस ऑफ लाइट को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा के अंदर। तो ये सारे एमसीक्यूज आपने बाकी खुद करने हैं। अब ये एक चीज़ तो मैंने आपको बतानी है, मेरा मेन मकसद होता है आपको टॉपिक समझाना, बाकी आपने चीज़ें खुद कवर करनी होती हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं रिपीटर्स की। तो रिपीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रिपीटर या एक्सप्लेन रिपीटर्स, या राइट अ नोट ऑन ब्रीफली ऑन रिपीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ भी टाइप के सर पूछ सकते हैं। तो आपने रिपीटर के बारे में लिखना है। अब रिपीटर क्या होता है, रिपीटर जैसे नाम इसकी वजाहत मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका वर्किंग तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रिपीटर नाम ज़ाहिर हो रहा है, यानी एक चीज़ को रिपीट करने वाला। जैसे यानी देखो आपके पास लो सिग्नल है, आपने उसको रिपीटर को दिया, रिपीटर क्या करेगा, उस लो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। मतलब आपके लो सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जब ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ना, फिर देन आगे ट्रांसमिट कर देगा उसको। तो ये दोस्तों रिपीटर का फ़ायदा होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपकी वो जो फिक्स्ड केबल थी, उस फिक्स्ड केबल में जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उस डाटा को ट्रांसफ़र होने के बाद जब वो डाटा कमज़ोर हो जाता है ना, फिर हम आगे लगाते हैं उस केबल के आगे लगा देते हैं रिपीटर। वो रिपीटर करता है, वो रिपीटर जो है पीछे आने वाली केबल से लो सिग्नल लेता है, मतलब वीक सिग्नल लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके आगे वाली केबल को ट्रांसफ़र कर देता है वो हाई क्वालिटी सिग्नल या हाई स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सिग्नल। तो ये रिपीटर का काम होता है कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जो केबल होती है उसके दरमियान हम क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। कि मतलब जब पीछे से डाटा उस सेम केबल के ऊपर आ रहा होगा, दरमियान में रिपीटर लगाया होगा,
जब पीछे से डाटा आएगा, डाटा आगे रिपीटर को मिलेगा, रिपीटर आगे मजीद उसको एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा उसकी स्ट्रेंथ को, और फिर आगे मजीद आपकी केबल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये रिपीटर का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आप देखें वो बता रहे हैं, अब इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं रिपीटर्स आर यूज्ड व्हेन कॉपर वायर कम्युनिकेशन इज़ कैरिड आउट। कहते हैं रिपीटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो कॉपर वायर के थ्रू जो है वो की जा रही हो। आगे, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट्स वीकर वाइल ट्रैवलिंग ओवर कॉपर वायर्स। कहता है जैसे कि हम जानते हैं कि जब आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं कॉपर वायर के थ्रू, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब उन वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, रिपीटर के थ्रू। आगे वो कह रहे हैं रिपीटर इज़ यूज टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। और हम रिपीटर का इस्तेमाल हम अपनी केबल के दरमियान रिपीटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे वो सिग्नल वीक हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब कॉपर वायर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, जब वो वीक हो जाएंगे, तो उन वीक सिग्नल को हम अपने रिपीटर के थ्रू क्या कर देंगे, उनकी स्ट्रेंथ को, उन सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। आगे वो बता रहा है इट एम्पलीफाइज द वीकिंग सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम वन सेगमेंट एंड देन ट्रांसमिट्स ऑन टू एन अदर सेगमेंट। यानी सेगमेंट वो किसे कह रहा है, एक केबल को सेगमेंट वो बोल रहा है। यानी वो कह रहा है जब एक केबल से आने वाले लो क्वालिटी सिग्नल या वीक सिग्नल को रिपीटर एक्सेस करता है, तो उनको एम्पलीफाई करके बढ़ा कर, यानी उसको स्ट्रॉन्ग करके आगे दूसरे सेगमेंट को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जनाब रिपीटर का क्या था, वर्किंग थी। तो अगर सर आपको पूछें वर्किंग ऑफ रिपीटर, तो फिर आपने बस ये इतनी सी पैराग्राफ लिखना है, ये रिपीटर की बेसिकली वर्किंग थी। अब यहाँ पे आगे रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं। सर आपको डिफरेंट तरह के रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो कहते हैं अगर आप एक रिपीटर इस्तेमाल करोगे तो बताओ आपकी केबल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आपने कहना केबल की लेंथ डबल हो जाएगी। अगर वो कहते हैं अगर आप 2 रिपीटर का इस्तेमाल करोगे तो बताओ केबल की लेंथ कितनी होगी, तो केबल की लेंथ जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन था पहला, कि अगर आप एक रिपीटर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी केबल की जो स्ट्रेंथ है या केबल की जो वो है ना लिमिटेशंस हैं, वो क्या हो जाएंगी, 2 गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, और मतलब लेंथ उसकी 2 गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप जो है यूज़ करते हो 2 रिपीटर्स, तो फिर आपके केबल की जो लेंथ है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। आगे वो कहता है अगर आप रिपीटर का इस्तेमाल कर रहे हो और आप जिन कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो नेटवर्क के अंदर, अगर वो कंप्यूटर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कहता है अगर आप रिपीटर का इस्तेमाल करते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कंप्यूटर अटैच टू डिफरेंट सेगमेंट्स कम्युनिकेट्स एज इफ़ दे आर कनेक्टेड टू द सेम केबल। यानी कहता है अगर आप रिपीटर का इस्तेमाल कर रहे हो और आपके जो कंप्यूटर्स हैं अगर वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो एक ही सेम केबल के साथ अटैच हैं। तो इस तरह आपके डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं रिपीटर की फॉर्म में। आगे आपको अगला इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो ये सर पूछ सकते हैं कि बताओ क्या हम अपनी मर्जी के रिपीटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम जितने चाहे रिपीटर लगा सकते हैं। नो जनाब, इसका आंसर ये है नो, हम अपनी मर्जी से रिपीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम आप जितने चाहे रिपीटर इस्तेमाल कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है इट इज़ टू बी नोटेड दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम केबल लेंथ एज मैनी टाइम्स एज वी विश बाय जस्ट एडिंग रिपीटर्स। कहता हम अपनी अगर केबल की लेंथ बढ़ाने के लिए बार बार रिपीटर का इस्तेमाल करी जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जनाब हमारे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक जो रिपीटर होता है वो आपके डाटा को एम्पलीफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। जब वो थोड़ा टाइम लेगा तो इसका मतलब ये है कि डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए थोड़ा सा डिले आएगा डाटा में। तो अगर आप एक से ज़्यादा रिपीटर मतलब मल्टीपल रिपीटर यूज़ करी जा रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाटा के ट्रांसफ़र होने का जो डिले है वो बढ़ता जाएगा, और डिले जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपके जो मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर ये है कि हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कभी भी अपनी मर्जी से रिपीटर जो है वो ऐड नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपको पूछ सकते हैं कि बताओ 2 कंप्यूटर्स या 2 स्टेशन के दरमियान मैक्सिमम कितने रिपीटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहता है Ethernet standard specifies that any 2 stations cannot be separated by more than 4 repeaters। ऊपर आपने उसको जवाब दिया इस बात का कि हम क्या अपनी मर्जी से रिपीटर जितने चाहे लगा सकते हैं। आपने कहा नो, हम अपनी मर्जी से रिपीटर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। अब उसने लास्ट में आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि अगर आपके 2 स्टेशन हो, यानी 2 कंप्यूटर्स हो, 2 कंप्यूटर्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हो, तो उन 2 कंप्यूटर्स या 2 स्टेशन के दरमियान आप मैक्सिमम कितने रिपीटर यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम सिर्फ 4 रिपीटर यूज़ कर सकते हो। 4 से ज़्यादा आप रिपीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको एमसीक्यू में भी सर पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। समझ आएगी बात की। चलें जी, अब दोस्तों आगे आ जाता है जी, ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर बयान करो। तो आपने
रिपीटर के दो डिसएडवांटेज देख ली। पहला तो आपने ऊपर एक चीज़ देखी है कि अगर हम एक से मल्टीपल रिपीटर इस्तेमाल करी जाएंगे तो उससे डाटा का जो डिले है वो ज़्यादा होता जाएगा। एक तो ये आपने ड्रॉबैक देख लिया रिपीटर का। अब यहाँ पे रिपीटर का जो दूसरा जो असल डिसएडवांटेज है रिपीटर का वो ये है, कहता है रिपीटर डू नॉट रिकॉग्नाइज। अगर सर आपको शॉर्ट में पूछें कि रिपीटर के डिसएडवांटेज लिखो तो आपने ये पैराग्राफ पेपर में लिख देना है। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, कहता है रिपीटर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज्ड फ्रेम फॉर्मेट्स, दे जस्ट amplify and retransmit the electrical signals. If a collision or error occurs in one segment, repeaters amplify and retransmit also the error onto the other segment. अब इस बात का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि रिपीटर का काम आपके सिग्नल के अंदर एरर फाइंड करना नहीं होता, ये आपके फ्रेम, क्योंकि आपको पता है ना जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फ्रेम की फॉर्मेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो अब उस फ्रेम के अंदर अगर एरर है तो आपको पता है ना हम होना ये चाहिए कि आपका जो फ्रेम जिसमें एरर है वो डिस्कार्ड हो जाए, मतलब उसको हम आगे ट्रांसफ़र ना करें। लेकिन चूँकि रिपीटर का काम जनाब आपके फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज्ड करना नहीं होता, उसकी पहचान करना नहीं होता कि मतलब इसमें एरर है नहीं है, ये रिपीटर का काम नहीं है। रिपीटर का काम सिर्फ इतना होता है कि उसने आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, बढ़ाना होता है, बस ये रिपीटर का इतना सा काम है कि मतलब आपके लो सिग्नल को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। अब रिपीटर का नुकसान क्या है कि जनाब जब आप मान लो आपने जो डाटा ट्रांसफ़र किया, आपने जो फ्रेम सेगमेंट फॉर्मेट किया, अगर उस फ्रेम के अंदर कोई एरर था तो आपका जो रिपीटर है वो सेम उस एरर वाले फ्रेम को आगे फॉर्मेट ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एरर वाला बग वाला जो डाटा है वो हमारे आगे में रिसीव होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज है किसका, रिपीटर का, कि रिपीटर जनाब आपके फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और एरर वाले डाटा को आगे जो है ट्रांसफर कर देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है ब्रिजेस। ब्रिजेस जो है एक ज़्यादा ज़हीन डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू रिपीटर के। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इतनी ज़हीन नहीं होती, ये जैसे इसको डाटा मिलता है ये उसी सेम डाटा को बस एम्पलीफाई करता है और आगे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो दोस्तों ब्रिज है ना, ब्रिज ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ना, तीसरा जो तरीका है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने का जो तीसरा तरीका है वो है ब्रिजेस। और ब्रिजेस का इस्तेमाल हम मोस्टली तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना हो, तब हम ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रिजेस क्या होती हैं, ब्रिजेस कहता है जनाब एक ऐसी हार्डवेयर है, डिवाइस है जो ज़्यादा ज़हीन होती है, यानी ये आपके आने वाले डाटा को मतलब स्ट्रॉन्ग भी करती है और दूसरा आपके आने वाले डाटा को ये भी चेक करती है क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अगर उसमें कोई बग हो तो उस बग या उस एरर वाले डाटा को अगर ट्रांसफ़र नहीं करती बल्कि उसको डिस्कार्ड कर देती है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कहता है अ ब्रिज इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स टू एक्सटेंड अ लैन। कहता है ब्रिज एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो आपके दो लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट को आपस में कनेक्ट, सेगमेंट मतलब दो बिल्डिंग्स आप कह सकते हो, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए या आपके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो हम ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है अनलाइक अ रिपीटर अ ब्रिज यूजेस टू NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स। कहता है रिपीटर की बजाय हम ब्रिजेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रिजेस जो है ना ये दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए दो NIC का इस्तेमाल करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ सारे पूछ सकते हैं कि बताओ जी ब्रिज जो है दो सेगमेंट्स को मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, तो आपने कहना 2NIC, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल करता है ब्रिजेस। आगे कहता है इट लिसन्स टू ऑल ट्रैफिक एंड रिकॉग्नाइज्ड फ्रेम फॉर्मेट। कहता है ये जो ब्रिजेस के अंदर ये जो दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं ना, ये आपके ब्रिज की तरफ आने वाली तमाम के तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल भी करते हैं और यही दोनों आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उन आने वाले फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज्ड भी करते हैं, चेक भी करते हैं। आगे कहता है इट आल्सो फॉरवर्ड ओनली करेक्ट कंप्लीट फ्रेम्स एंड डिस्कार्ड द कोलिडेड एंड एरर फ्रेम्स। कहता है इसका काम ब्रिज का ये भी होता है कि जनाब ये आपके आने वाले फ्रेम को चेक करता है, अगर आपका फ्रेम बिल्कुल ठीक हो तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है दूसरे सेगमेंट को, और अगर आपके फ्रेम के अंदर जनाब कोई इशू हो, कोई एरर हो तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। आगे अ टिपिकल ब्रिज हैज़ टू, आगे वो बता रहा है कि ब्रिज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पेपर में सर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिज में क्या क्या लगा होता है, तो ब्रिज में जनाब दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं, एक CPU होती है, एक मेमोरी होती है और एक इसमें रोम लगी होती है। अब रोम का वहाँ पे क्या काम होता है, कहता है इट ओनली रन द कोड स्टोर्ड इन अ रोम, यानी वो कह रहा है ब्रिज ने क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी हदायत या इंस्ट्रक्शंस किस में स्टोर हुई होती हैं,
रोम के अंदर स्टोर हुई होती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिज के अंदर जो रोम लगी होती है, उस रोम का बेसिकली मतलब ये होता है कि उस रोम में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या वो सारी की सारी हदायत स्टोर हुई होती हैं, जिन हदायत के थ्रू आपका ब्रिज जो है वो काम करता है। अब आगे सर आपको पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फ्रेम फिल्टरिंग। दोस्तों ये फ्रेम फिल्टरिंग बेसिकली ब्रिज का एक कंसेप्ट है, ब्रिज का ही एक कंसेप्ट है जिसको हम फ्रेम फिल्टरिंग कहते हैं। तो अगर सर आपको पेपर में पूछें व्हाट इज़ फ्रेम फिल्टरिंग, तो आपने ये जो है जैसे मैं आपको बताने लगा वो आपने लिख देना। बेसिकली ना फ्रेम फिल्टरिंग क्या होता है, फ्रेम को चेक करना, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज के अंदर फ्रेम फिल्टरिंग हो रही होती है, मतलब ब्रिज जो है वो आने वाले फ्रेम्स को फिल्टर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि क्या ये फ्रेम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यही चीज़ वो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाइए। कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अ ब्रिज परफॉर्म्स इज फ्रेम फिल्टरिंग। कहता है ब्रिज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, फ्रेम फिल्टरिंग का। अब फ्रेम फिल्टरिंग क्या होता है वो आगे बताने लगा। कहता है फ्रेम फिल्टरिंग ये होती है इफ़ बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स किसे कहते हैं जहाँ से आपका डाटा सेंड किया गया है, और डेस्टिनेशन किसे कहते हैं जहाँ पर आपने अपना डाटा भेजना है, और ऑन द सेम सेगमेंट इट डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अदर सेगमेंट। कहता है अगर मान लो आपके ब्रिज के अंदर जो फ्रेम आया है, अगर वो फ्रेम की जो सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही सेम सेगमेंट के अंदर है, मतलब एक ही सेगमेंट है, उसी के अंदर आपका सोर्स भी है, उसी के अंदर आपका डेस्टिनेशन है, तो फिर कहता है आपका जो ब्रिज है ना वो आपके फ्रेम को दूसरे सेगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जनाब आपका सोर्स और आपके डेस्टिनेशन दोनों जो हैं वो सेम सेगमेंट के अंदर है, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं करता दूसरे सेगमेंट को। लेकिन कहता है अ फ्रेम इज़ फॉरवर्डेड टू द अदर सेगमेंट इफ़ इट इज़ डेस्टिनेशन टू द अदर सेगमेंट। यानी कहता है अगर आपका जो फ्रेम है अगर वो फॉर्मेट हो रहा है दूसरे सेगमेंट की तरफ, तो वो सिर्फ तभी फॉर्मेट दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएगा जब आपकी जो सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन नंबर 1 सेगमेंट नंबर 1 में मौजूद हो, और जो आपका डेस्टिनेशन है वो सेगमेंट नंबर 2 की तरफ हो, 2 में मौजूद हो। तो फिर कहता है हमारा जो ब्रिज है वो आपके आने वाले फ्रेम को सेकंड जो सेगमेंट है उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है या फॉरवर्ड कर देता है। आगे कहता है ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट फ्रेम्स आर आल्सो फॉरवर्डेड। कहता है इसके अलावा ब्रिज की तरफ जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स और जो मल्टीकास्ट फ्रेम आते हैं उनको भी जो है वो फॉरवर्ड कर देता है दूसरे सेगमेंट की तरफ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि ब्रिज जो है आपके फ्रेम को दूसरे सेगमेंट की तरफ फॉरवर्ड तब नहीं करता जब आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही सेम सेगमेंट में मौजूद हो। लेकिन अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दो डिफरेंट सेगमेंट में मौजूद हों तो फिर आपका जो ब्रिज है वो आपके फ्रेम को दूसरे सेगमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट फ्रेम्स को भी वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम फिल्टरिंग, जिसमें बेसिकली एरर डिटेक्शन भी हो रही होती है कि अगर एरर है तो आपके कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सॉरी आपके फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल करेक्ट है तो उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें मैं आपको A to Z 100% समझा दी हैं। आपको ये भी बता दिया पेपर में सर आपको कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।